हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दूर से दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दूर से दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये दीवार का सुराग है साहब। ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय हमारे प्रधान आचार्य महोदय एवं मेरे समक्ष शिक्षकगण और सभा में उपस्थित हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारे छोटे भाई बहन, मैं मिस्टर गजेंद्र, क्लास 12th का छात्र, और मैं आज आपके साथ राष्ट्रमार्ग और राष्ट्र के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही चल चुकी थी, जो विशाल बनकर हमारे देश को 1947 में आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे तो रंगदी बसंती चोला की एक आवाज पर टोले की टोले उमड़ाते थे। वंदे मातरम के नारों में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात बस से बद हो जाया करते थे कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिसमें की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मगर मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। मगर बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न पीछे हटना, 1 इंच भी न पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे, वही सच्ची देशभक्ति और वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के समय 52 सेकंड तक खड़े हो जाना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग से रंग देना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानता यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ट्रैफिक पर रहना, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा काम करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार और अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर वो देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो वह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ देता है। वो बेटा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की इच्छाओं और आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों से भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। अरे इन्हें भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। मैं आपको बता दूं, हम आज भी महिला सुरक्षा के मामले में विश्व में 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं।
गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी दान दीजिए और मर जाने के बाद अन्नदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस एक छोटी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये विशाल भारत मेरा है, और ये विशाल भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे यह नजर आती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है ना मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, पेड़ पौधे और ये शाखाएं परेशान हो जाए जब ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, जब ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। हमारे समाज में मुझे शैक्षिक बीमारी मुझे यह नजर आती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े विश्वगुरु होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में युवा बेरोजगार हैं। हमारे देश की शिक्षा नीति केवल सिर्फ दो लोगों के लिए बनी है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। अपने धर्म और अपनी जाति को ऊंचा मानकर जब तक हम दूसरे की धर्म की अवहेलना करते रहेंगे, तब तक ना तो हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारे देश का राष्ट्र निर्माण होगा। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो हमने क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। जब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा, जब तक हम अपने राष्ट्र को अपने खुद डेवलप करने की नहीं सोचेंगे। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम स्वच्छ अभियान में सरकार ही नहीं बल्कि हम सब एक साथ मिलकर राष्ट्र को साफ करने का काम करेंगे। हमारे जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट और मानसिक रूप से दिवालिया और धार्मिक रूप से अंधा सुशिक्ष मान मूल्य को आंकड़ों में जिन्न मिन्न पैपंदमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक ना तो हमारे देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपने हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना असंभव सा लगता है। और आज मैं इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक यह जिम्मेदारी नहीं समझेगा कि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। लास्ट में अपनी वाणी को विराम लगाने से पहले सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारती। मैं आपके साथ मिस्टर गजेंद्र। यदि आपको इंटरेस्टिंग लगती है हमारी ये स्पीच और हमारी ये मोटिवेशनल इंस्पायरिंग वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मिस्टर जीपी एजुकेशन स्टूडियो। जय हिंद, जय भारती। मिलते हैं आगे एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो एंड लव यू ऑल ऑफ यू।